नमो नमः मित्राणी, वेलकम टू जीवन उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हमारी पहली पेशकश है किस्से मेरे अनुभवों के। दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ किशन जी शर्मा, who was with Vivid Bharati for 27 years, and he is going to share these in conversation with शुभांगी रायलू। So आइए इसका आनंद लीजिए। नमस्कार। आज की इस रूहानी कड़ी में मैं शुभांगी रायलू आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है किस्से मेरे अनुभवों के। न किया कोई धाम का सफ़र, नहीं की हज पर रवानगी, मैंने जब भी खुदा से मिलना चाहा, बस तुम्हें सुन लिया। जी हाँ, कहते हैं वक्त की रफ्तार के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इस कायनात में अगर कुछ नहीं बदल सकता, वो है लता दीदी की स्वर्गीय शाश्वत आवाज़। वो आवाज़ जो गुजरे कल में भी हमारे दिल की धड़कन थी, आज भी है और आने वाले कल में भी ताउम्र हमारे सीने में गूंजती रहेगी। आज हमारे साथ हैं लता दीदी के साथ पुरसुकून लम्हे बिताने वाले भारतीय प्रसारण जगत के लिविंग इंस्टीट्यूशन आदरणीय किशन शर्मा जी। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने फिर याद कर लिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। जी जी। और मैं शुरू यहीं से करना चाहूँगी कि हमने तो लता दीदी को या तो रेडियो पर या टेप पर सुना है जी, लेकिन आपने तो लता दीदी को साक्षात गाते हुए सुना है, घंटों उनके साथ में कई गीतों पर चर्चा ही की है। तो उस सानिध्य के एहसास को आप कैसे याद करते हैं? मेरी बड़ी कठिन परीक्षा ले रही हैं आप शुभांगी जी। मैं उस दौर में आपको ले जाना चाहती हूँ। नहीं, मैंने भी शुरू देखी लता जी की आवाज़ सुनकर ही उनको नाम से पहचाना। मैं तो लता जी को जानता हूँ लगभग 72-73 साल से, जी। लेकिन वो मुझे बहुत बाद में जानने लगी। विविध भारती में छाया गीत में मैंने एक सीरीज शुरू की थी, वाद्य और वादक। अच्छा। लंबा किस्सा है कैसे वो सीरीज शुरू हुई, लेकिन उसमें यह था कि किसी गीत में मुख्य रूप से कोई साज बजा है। अच्छा। तो वो साज क्या है और किसने बजाया है, ये जानकारी में दो। ये शुरू कैसे हुआ इसकी जानकारी मैं बाद में किसी एपिसोड में दूंगा। कोई बात नहीं। तो वो कार्यक्रम पहला जब प्रसारित हुआ तो उस समय मोबाइल फोन वगैरह तो थे नहीं। दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे घर का फ़ोन बजा। अच्छा। तो मुझे लगा रेडियो से कॉल आया होगा कि जल्दी आओ, कुछ प्रॉब्लम है। उधर से आवाज़ आई, मैं लता। अच्छा। तो 1 सेकंड को तो धड़कन रुक गई। धड़कन रुक गई, बराबर। मैंने कहा जी कहिए क्या हुक्म है। भैया कमाल कर दिया, कल रात में कार में बैठे बैठे मैंने आपका प्रोग्राम सुना। अच्छा। बहुत अच्छा लगा और मैं ये सोचने लगी कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि वादकों के बारे में चर्चा की जाए। ये तो हमें करनी चाहिए, हमने नहीं की। जी। तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया। और कभी भी आपको कोई जानकारी लगे तो आप निसंकोच मुझसे बात कीजिए। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक रास्ता खुल गया। बिल्कुल। और उस समय लैंडलाइन टेलीफोन ही होते थे। मैंने लता जी के घर फ़ोन किया, उन्होंने उठाया। अच्छा। ये देखिए बड़े कलाकारों की
एक अलग नियति होती थी। जी आजकल तो 10 लोग लाइन में लगे हैं, असिस्टेंट्स, जी पीए, नौकर, टेलीफोन उठाने वाला, सामान उठाने वाला। लता जी खुद, मोहम्मद रफ़ी साहब खुद, मन्ना डे साहब खुद, ऐसे डायरेक्ट बात होती थी, तो ये पूछने की जरूरत नहीं होती थी आप कौन बोल रहे हैं। जी 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 उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा लता जी मैं किशन शर्मा। हाँ बोलिए। मैंने कहा मुझे कुछ गीतों की जानकारी चाहिए। टेलीफोन पे लोग हैं। अच्छा, तो उन्होंने खुद आपको प्रभु कुंज बुलाया? तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको समय होना चाहिए, आज आ जाओ, अच्छा शाम को चाय पियेंगे। उस दिन से प्रभु कुंज जाना शुरू हो गया। कितनी बड़ी बात। संगीत की क्या क्या चर्चाएं होती थी, हंस हंस के लता जी बताती थी ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कभी कभी गंभीर हो जाती थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मेरे पे बहुत मेहरबान थी, कभी कभी नाराज हो जाते थे, कई दिन तक बात नहीं करती थी। अच्छा, ये सिलसिला भी रहा? फिर उनके घर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर फोन आता था, भैया बहुत दिन हो गए, चाय पीने आओ, तो फिर जाता था। अब एक अजीब चीज़ ये है, देखिए लता जी से जुड़ने के लिए फिल्मी कलाकार, गायक कलाकार, संगीत कलाकार, गीतकार, प्रेस वाले और अनाउंसर्स, सबकी भीड़ थी। अच्छा, उस भीड़ में मैं कहीं दूर दूर तक नहीं था। बराबर। ऐसे ऐसे अनाउंसरों को मैंने देखा, शायद वो सही भी कहते होंगे, मैं तो परिवार का अंग हूं, मेरे बिना तो लता जी गाती ही नहीं। अच्छा, ऐसे भी जब हुआ है? तक मैं अनाउंसमेंट ना करूं लता जी गाना शुरू नहीं करती। ये सब मैंने सुना। उनमें एक रेडियो की मेरी सहयोगी भी थी, पद्मा सचदेव, जी बड़ी अच्छी कवित्री कश्मीर की, और वो सिंह बंधु जो शास्त्रीय संगीत के गायक थे, उनमें से एक सिंह बंधु की पत्नी थी। अच्छा तो संगीत से बड़ा अच्छा नाता था। उन्होंने बहुत कार्यक्रम संचालित किए, पद्मा सचदेव ने। अच्छा। हरीश भिमानी जी ने बहुत कार्यक्रम हाँ, वो तो संचालित उनके साथ किए। में वेस्टर्न कंट्रीज में भी जी जाते हाँ, थे। बहुत जी। बहुत किए। कई ऐसे भी अनाउंसर हैं जो शायद लता जी के स्वर्णिम दिनों में पैदा भी नहीं हुए थे, अच्छा, लेकिन वो भी ऐसा कहते हैं कि वाह, मेरे बगैर तो लता जी कहीं जाती ही नहीं, क्रेडिट लेना है। मैं नहीं बोलूँगा तो गाएंगी ही नहीं। या उनके जीवन के ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं कि वो लता जी को भी नहीं मालूम हो शायद। पर मुझे एक बात आपसे पूछनी जी। है कि सबसे पहला प्रोग्राम जो आपने लता दीदी के साथ में मंच जी। संचालन किया था, क्या उसकी याद आप साझा करेंगे? वाह 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 वाह, वो कार्यक्रम कैसे भूल सकता हूँ मैं। जी मुंबई के षणमुखानंद हॉल, उस हॉल के नाम को सुन के ही आदमी जी बहुत बड़ा बन जाता था। जी। मेरे जीवन में षणमुखानंद हॉल का पहला कार्यक्रम था। अच्छा, पता नहीं कैसे मेरा नाम संचालन के लिए आ गया। उसमें कई गायक कलाकार थे और उसमें लता मंगेशकर जी भी थी। तो वहाँ आपने देखा होगा, षणमुखानंद हॉल में जो ग्रीन रूम बने हुए हैं, जी उनमें हर एक में स्पीकर लगे रहते हैं। मंच पे क्या हो रहा है ये आपको सुनाई दे रहा है। तो कलाकार आराम से ग्रीन रूम में बैठे रहते थे, जब उनका नंबर आता था तो वो आ जाते थे। मैं एक एक करके कलाकारों को, जब लता जी का नंबर आया तो मैं मंच पे गया और बड़े अपने बेबाक तरीके से मैंने कहा, गांव हो या शहर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, काम करने वाला हो या बेकार, करोड़पति हो या भिखारी, बच्चा हो, बुजुर्ग हो
युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, सारे व्यक्तित्व केवल आवाज सुन के जिसको पहचान लेते हैं, उसका परिचय देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सही। मैं जितनी देर परिचय दूं, पूरा दिन भी दे सकता हूं, लेकिन उससे गाने कम हो जाएंगे। जी। तो मैं उस आवाज को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो एक ही है, और वो है लता मंगेशकर। और मैं हट गया, देखा लता जी कहीं नहीं। तो मैं वापस गया, मैं लता जी आइए ना मंच पे, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो लता जी आई, धड़ 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 आके स्टेज पर शुरू हो गई, गाने गाए। उनका गाना समाप्त होने के बाद जब हम पीछे मिले तो मेरे से बोले, कमाल है, लोग आधा आधा घंटा 20-20 मिनट परिचय देने में लगाते हैं, आपने एक वाक्य में खत्म कर दिया। मैं तो तैयार ही नहीं थे आने के लिए। जी। मुझे लगा बहुत बोलेंगे। विंग में थे। तो वो ग्रीन रूम में थी। जी। मैंने कहा, साहब लोग आपको सुनने आए हैं, मुझको सुनने नहीं। जी। लोगों के साथ मैं भी आपको सुनूंगा। ये हम अनाउंसर्स की एक कमजोरी है कि हम आपके बदौलत अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। खामखा बोले जा रहे, जरूरत नहीं है। परिचय उसका दीजिए जिसे कोई लोग ना जानते हो। सारी दुनिया जिसे जानती है, उसका लंबा परिचय देकर क्या मतलब है। जी। तो मुस्कुरा दी और बोले, मुझे अच्छा लगा, आपको अभी तक रेडियो पर सुनती थी, आज आपको मंच पे भी देख लिया, आप घर आइए ना, स्वागत। तो वहां से मंच कार्यक्रम भी शुरू हुए। जी। और घर का आना जाना तो लगा ही रहा। जी, आप तो प्रभुगंज के सदस्य ही बन गए थे। आशा दीदी के पास भी आपका, जी। आपने पिछले बार आशा एपिसोड में बताया था कि जी। जाना आना लगा रहता है। उषा जी से अभी भी संबंध है। अच्छा। मीना मंगेशकर जी से, मीना मंगेशकर खड़ीकर, इतनी अच्छी कलाकार, जी। क्या मूर्तियां बनाती हैं। और उनके, लता जी के घर में गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम बहुत होता बड़ा है। प्रोग्राम होता है। जी। आमतौर से उसकी सजावट, उसकी मूर्ति, वो मीना जी की देन होती है। अच्छा। चित्रकारी पूरी उषा मंगेशकर जी करती है। जी। जी। तो ये लोगों को मालूम ही नहीं है। जी। मैंने वो सब आंखों से देखा है। बिल्कुल। और एक दिन मैं गया था गणपति दर्शन के लिए, तो उषा जी मुझे देखती बोली, अरे आप गलत समय पे आ गए, दीदी तो अभी सो रही है। तो मैंने धीरे से कहा, मैं दीदी के लिए नहीं, गणेश जी के दर्शन करने आया हूं। सही। तो वो इन लोगों को भी अच्छा लगता था जी। कि मैं वाकई किसी से पर्टिकुलर मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, जी। जी। उस घर की संस्कृति में जुड़ रहा हूँ। जी। जी। तो ये मेरे पहले प्रोग्राम का। जी। और याद आपने आ- तो कई सारे प्रोग्राम उनके साथ में किए। मुझे याद है, मैंने हाल ही में अभी MIT के साथ में प्रोग्राम किया था, और आदिनाथ मंगेशकर जी विश्व शांति संगीत के भी वहाँ पर मौजूद थे। जी। और मुझे अभी आपसे बात करते करते याद आ गया कि आपकी भी एक MIT के साथ में बड़ी खूबसूरत याद है। MIT माने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT एक अमेरिका में भी है, जी। जी। लेकिन पुणे का MIT अपने आप में एक संस्थान है। और उसके प्रमुख विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, वो वास्तव में पूजनीय व्यक्ति है। जी। और वहाँ पर 2 बार लता जी से मेरी पहचान रही। पहली बार तो राज कपूर साहब का जो निजी बंगला था पुणे का, जी। जी। लोणी का, राज कपूर साहब के जाने के बाद परिवार के सदस्यों ने ये निर्णय लिया
कि शिक्षा कार्य के लिए इस जमीन का उपयोग हो। अच्छा। हालांकि वो करोड़ों की जमीन थी, चाहते तो बेचते तो अरबों रुपए आते, जी। लेकिन उन्होंने शिक्षा काम के लिए दान में दे दी, अच्छा। और वो दान मिला डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। अच्छा। तो विश्व शांति के नाम पर सारे संस्थान बने। वो जब भूमि कपूर परिवार की तरफ से विश्वनाथ कराड़ जी के परिवार को देनी थी, तो उस कार्यक्रम के लिए, संचालन के लिए मुझे बुलाया गया। मैं गया वहाँ। अब राज कपूर जी की पत्नी मुझे अच्छी तरह जानती थी, लता जी वहाँ मौजूद खुद। जी। तो मैंने लता जी से पूछा कि यहाँ आप, बोले वो कृष्णा जी ने कहा कि आप तो राज जी की बहन हैं, अच्छा। तो आप साथ में चलिए, मेरे साथ कोई तो हो। जी 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 जी। तो मैंने कहा अच्छी बात है। और बोले कराड़ साहब कह रहे हैं कि ज़मीन के कागज़ कृष्णा जी से मैं स्वीकार करूं, कराड़ साहब की तरफ से। कराड़ साहब नहीं लेंगे। अच्छा। और भी अच्छी बात है, मेरे लिए तो बढ़िया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम शुरू करवा दिया मैंने। अब कृष्णा जी ने मुझे पहले ही कह दिया, किशन भाई आप मेरी स्थिति समझ सकते हो, मैं कुछ भी बोलूंगी नहीं। अच्छा। आपको कृष्णा जी ने बुलाया था? नहीं, अच्छा। मुझे तो आयोजकों ने बुलाया। अच्छा। नहीं, मुझे लगा कि शायद आप नहीं, राज नहीं, कपूर फैमिली के नहीं, बहुत नहीं। नजदीक थे, इसलिए। वहां जाके मालूम पड़ा कि कृष्णा जी भी है, अच्छा। लता जी भी है, और उन्हें मालूम पड़ा मैं भी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, आप बोलिएगा मत, मैं समझ सकता हूँ भावनाएं। जी। लता जी वहाँ मौजूद, और गाने का कार्यक्रम हृदयनाथ मंगेशकर का था। अच्छा। तो उस समय सोचा गया था कि मराठी गीतों का कार्यक्रम रखा जाएगा, जी। लेकिन वहाँ जो भारी भरकम क्राउड आया वो तो सब भाषाओं वाले थे। MIT के स्टूडेंट्स तो हिंदुस्तान भर से थे, तो आसाम, तमिलनाडु, केरला से भी आए हुए थे लोग। उनको मराठी एकदम नहीं हो सकता था। तो विश्वनाथ कराड़ जी ने सब देखा, बोले किशन जी ज़रा संभाल लेना यार। मैंने भी कर दी, ईश्वर का नाम लिया, कार्यक्रम शुरू कर दिया। विश्वनाथ कराड़ साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी। उसके बाद जब पेपर्स हैंड ओवर करने थे, तो मैंने कहा क्या, विश्वनाथ कराड़ साहब संस्थान के प्रमुख जरूर हैं, लेकिन उनकी विशालता देखिए कि वो इन कागजों को स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि आज लता जी, सरस्वती की पुत्री, यहाँ मौजूद है, तो उनकी तरफ से लता जी कागजों को स्वीकार करें और कृष्णा जी जमीन के कागजात उन्हें सौंपेंगी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कृष्णा जी से कि वो कागज सौंपे। तो लोग चिल्लाए, स्पीच स्पीच। लता दी का? हाँ, नहीं, कृष्णा जी का भी और अच्छा लता जी अच्छा का भी। अच्छा अच्छा। कृष्णा जी ने मेरी तरफ देख के ऐसे इशारा किया। मैं देखिए पहले कागजों का आदान प्रदान हो जाए, फिर आगे की कार्रवाई चलाता हूँ। कागज दिए। मैंने कहा अब मैं कृष्णा जी से एक निवेदन करता हूँ। मुझे मालूम है उनकी भावनाएं क्या है। आज राज कपूर साहब भी सामने खड़े हैं, जमीन भी जा रही है, तो मैं कृष्णा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो केवल हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए, और आप लोगों से निवेदन करूंगा
कि आप उनके इस अभिवादन को स्वीकार। तालियों से स्वीकार करें। कृष्णा जी खड़ी हो गई लेकिन रोने लगी। अच्छा। वो अभी तक जो संभाले हुए थी अपने आप को, वो भावनाएं उमड़ पड़ी, रोने लगी। तो लोगों की तालियां तो बजती चली गई, लोग भी भावुक हो गए। जी। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी लता जी रो रही हैं। अच्छा। अब मैं अजीब स्थिति में आ गया। मुझे वातावरण को गंभीरता से वास्तविकता में लाना था, नॉर्मल बनाना था। जी जी। तो क्या करूं? मैं माइक पर गया और मैंने कहा देखिए, भावनाएं प्रदर्शित हो गई। आप लोग देख रहे होंगे कि कृष्णा जी अपनी जमीन लता जी को सौंप रही हैं। जमीन उनकी पुत्री समझ लीजिए या माता समझ लीजिए, जो भी है, पुत्री की विदाई हो रही है तो कृष्णा जी का भावुक हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन लता जी जो उस पुत्री को रिसीव कर रही हैं, वो भी रो रही हैं। ये कैसे संभव है? ऐसा है, ये जो जमीन है ये अभी सिर्फ जमीन है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संस्थान बनेगी, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन एक बात है, राज कपूर साहब की आत्मा यहां कण कण में हर समय दिखाई देगी। जी। लता जी का भावुक हो जाना इसलिए स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी धरोहर को वो स्वीकार कर रही हैं, बिल्कुल। तो उनके आंसू दुख के नहीं है, खुशी के हैं। खुशी के। तो लता जी ने ऐसे देखा। मैंने कहा अब आप लोग स्पीच कर रहे हैं, स्पीच के लिए तो मैं काफ़ी हूँ। लता जी यहाँ मौजूद हैं, ये स्पीच थोड़ी होगी। और कई बार भावनाओं को शब्द नहीं दिए जाते। तो लोगों ने तालियां बजाई, स्पीच नहीं होगी, लता जी मौजूद है। बिल्कुल। तो लता जी, मैं ऐसा नहीं गाती, मुझे मालूम है। लता जी तो आशा जी से भी ज़्यादा अक्खड़ है इस मामले में, वो ऐसे ही नहीं गा देती। शुभांगी जी, जी। अब उस माहौल में मुझे कुछ तो करना था कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने माइक पर कहा कि दोस्तों, दुनिया में केवल 2 ही कलाकार ऐसे हैं जिनको लोग सुनते हैं और रोते हैं। एक है लता मंगेशकर, जी। जिनके गानों को एकांत में या लोगों की भीड़ में सुनकर लोग रोते रहते हैं और कहते हैं क्या गाती है। और सारी दुनिया में केवल एक ही दूसरा कलाकार है जो जब गाता है तो लोग रोते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, और वो कलाकार है किशन शर्मा। लता जी इतनी जोर से हंसी, बोले अरे बाप रे, मैं दुनिया भर के कलाकारों के नाम सोच रही थी कि दूसरा कौन है। सही बात। मैंने कि जी, किशन शर्मा को गाते सुनकर लोग कहते हैं ये क्यों गाता है। बजाय इसके कि मैं लोगों को रुलाऊं और गाने लगूं, अच्छा 2 लाइन आप गा दीजिए। तो हंसते हो उठकर रही। ऐसा मैं कभी गाती नहीं हूं, लेकिन अब किशन भैया हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, गा देती हूँ। तो उन्होंने 2 पंक्तियां गाई। एक भावगीत था। अच्छा, मुझे लगा मोगरा फुलेला। नहीं, भावगीत एक गाया। अच्छा। और शायद संत तुकडोजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी का कुछ पसादान होगा। हाँ। जी जी। वो गाया, लोग खुश हो गए। उसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर जी को मैंने धीरे से बताया कि सिर्फ मराठी नहीं, कुछ हिंदी गाने भी जोड़ देना, ये सब लोग अलग अलग भाषाओं वाले हैं।
जी तो उन्होंने अपने कलाकारों को इशारा कर दिया कि हिंदी के भी गाने होंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अच्छा लता जी के बारे में बात करना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी यादें आती होगी। किसी के लिए भी। जी ये जितने लोगों को आप लाई हैं ना चुन चुन के, वो सब एक इतिहास है। जी लेकिन लता जी की अध्यक्षता में एक संगीत एकेडमी भी वहाँ बनी पुणे में, और वो भी राज कपूर साहब के जी प्रॉपर्टी में ही बनी। उसका संचालन भी मुझे दिया गया था, विश्व शांति संगीत अकादमी। संगीत अकादमी। वो भी मैंने किया था। वो अलग कहानियाँ हैं, जी जी लेकिन उन लंबी कहानियों में जाना नहीं चाहता। नहीं, तो मैं आपको भी आपसे तो बहुत सारे सवाल पूछने पर टाइम फ्रेम में हमें जी। जाना है, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आकाशवाणी के साथ में उनका जो उनकी जो खूबसूरत सी याद होगी आपके दिल में, जो सहज कर रखी होगी आज भी, वो हमें साझा कीजिए। खूबसूरत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक भयंकर याद है। मैं लता जी के घर आता जाता रहता था। घर जैसा वातावरण था। जी तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि लता जी को इंटरव्यू के लिए बुलाइए ना आकाशवाणी पे। जयमाला में। नहीं, आकाशवाणी में इंटरव्यू के लिए। अच्छा, बाद में अच्छा। जयमाला हुई। अच्छा अच्छा तो मैंने कहा बुला लेते हैं, क्या बात है। अब उस समय रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, अच्छा। आप लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे बस। तो ये जो इतने सारे आपने जयमाला किए, विशेष जयमाला के, इन किसी की भी रिकॉर्डिंग नहीं है? इनमें से कुछ के हैं, अच्छा कुछ की नहीं है। अच्छा तो लता जी की रिकॉर्डिंग है, अच्छा वो बाद में हुई इसलिए। तो मैं लता जी से बोला आपका इंटरव्यू आकाशवाणी पे लेना है। तो पहले तो उन्होंने ऐसे हाथ कर दिए। फिर एक दिन मैंने कहा, बोले क्या पूछोगे वहाँ? अच्छा मैं पूछना कुछ नहीं है, सुनना है। लता मंगेशकर को सुनना है, जी गाने के लिए नहीं बोलना। मैं गानों की बात करेंगे, गाना गाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन लाइव होता है, इसमें रीटेक नहीं होगा। हाँ। बोले इसीलिए तो बोल रही हूँ। सही बात है। चलो मैं आपको बताऊंगी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है इस दिन रख लो। मैंने आकाशवाणी वालों को कहा कि भाई इस दिन लता मंगेशकर जी आएंगी। खुश हो गए। सारे अधिकारी बड़े बड़े वो मौजूद। लता जी आई 15 मिनट पहले, चाय वाय पी, बात की, स्टूडियो में बैठ गई। मेरे से बोली सवाल क्या है? अच्छा मैं आपको देख रहा हूँ। क्या सवाल निकलेगा? आप जो उत्तर देंगे उसके बाद बात के सवाल बनते जाएंगे। यानी तब भी आपने कोई प्रिपरेशन नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरी आदत ही नहीं थी। की? जी क्योंकि मैं कुछ सोचूं, लिखूं और फिर भूल जाऊं तो क्या मतलब है। तो लता जी का इंटरव्यू शुरू हुआ, अनाउंसर ने अनाउंसमेंट कर दिया। मैंने कहा आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, किशन शर्मा का नमस्कार। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जिसको परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज हम उनसे साक्षात बातचीत कर रहे हैं। लता जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, हमने ऐसा सुना है, पता नहीं सच है या नहीं, कि एक नारी तब संपूर्ण होती है जब वो बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी और माँ बनती है। बाद में दादी नानी भी बनती है। आपने अपनी आवाज के माध्यम से सारे रिश्ते जिए, लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ कमियां हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर संपूर्ण नारी नहीं है? एक सेकंड को तो मैं क्या बताऊं, सारे अधिकारी भी ऐसे आंख फाड़ के देख रहे हैं और लता जी मुझे घूर के देख रही है। मेरी भी सांस एक सेकंड के लिए रुक गई थी। लेकिन वो कलाकार, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, नहीं मुस्कुराए, बोले ऐसा सवाल कोई करता नहीं,
आपने किया तो जवाब जरूर दूंगी। देखिए, मेरे हाथ में जो है वो आवाज से रिश्ता निभाना है, मैं वो निभा रही हूं। वास्तविक जीवन के रिश्ते तो वो तय करता है, मेरे हाथ में नहीं है। सही बात है। तो उसने जो तय किया है वो मैं निभा रही हूं। लेकिन मेरे घर के, मेरे रिश्तेदारों के जितने बच्चे, वो सब मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल सबकी मैं माँ हूं। सही। और मैं तो सभी के लिए प्रेमिका भी हूँ, माँ भी हूँ, दादी भी हूँ, नानी भी हूँ, सब कुछ हूँ। अपनी आवाज में तो तमाम रिश्ते बस, निभा दिए। तो मैंने आवाज का इसीलिए जिक्र किया। जी उसके बाद मैंने बात बदल दी और गानों पे आ गया। जी। तो ये इंटरव्यू पूरा हुआ, अनाउंसर ने इशारा किया, लाइव गया वो, लाई, इसलिए तो वो रुक नहीं सकती थी। तो लोगों की रिएक्शंस उस वक्त में कैसे? वो तो बात की बात है ना, उस समय तो कोई रिएक्शन देता नहीं था। जी 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 जी। तो लता जी प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब लाइट ऑफ हो गई तो बैठी रही, फिर मुझे देख के बोली, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। लेकिन कोई नाराजगी नहीं थी, बहुत बड़ी वो बात। उनका प्यार था। अच्छा। वो बोली, ये तुम्हारी ही हिम्मत है ऐसा सवाल करने की, सही बात आज तक किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए। और बोले इसलिए तुम और करीब आ गए। क्या बात। ये जो प्यार उनका मिला वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वाकई सबसे बड़ी अमानत है आपके पास में। जी। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यही पूछा कि उस सानिध्य का एहसास जो आपके पास में है, मैं कह रहा हूँ वो ना, कैसे महसूस करते ये हैं? इतिहास मैं कैसे छोटा सा करके बता दूँ। जी वो तो है। लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत हुआ है। जी नहीं, आपने तो पहले बता दिया कि लता दी की जो इंटरव्यू आपने किया है वो है जयमाला में, तो लोग नहीं, ढूंढ ये सकते हैं। इंटरव्यू नहीं है, अच्छा ये नहीं है। ये तो लाइव था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में उनकी विशेष जयमाला रिकॉर्ड हुई, वो है, अच्छा वो है। वो रिकॉर्डिंग है। चले कोई बात नहीं। एक बात तो आज हमें ये पता चल गई कि लता दी, जिनको कोई बात करने से लोग डरते थे, उनसे आपने ऐसी बेबाक तरीके से बात करी और उन्होंने उतनी ही खूबसूरती से उसको निभा निभाया। लिया। बहुत ये बड़ी बहुत बात। बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। तो हमारे दर्शकों को ये सुनकर तो आज बड़ा ताज्जुब लगा होगा कि ये एक रूप लता दीदी का उनको कभी नहीं सुना होगा उन्होंने। नहीं, जो उन्हें ये आज भी ताज्जुब बोला होगा कि आज तक मैं जिंदा कैसे हूँ। ये सारे तमाम एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हैं और ये अगली पीढ़ी तक के जाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत यादें हैं। देखिए, लता जी कभी भी बिना रिहर्सल जी गीत नहीं गाती थी। जी उनके स्टेज शो भी होते थे तो कई दिन रिहर्सल होती थी हर चीज की। जी। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मुझे मालूम है या कि रिहर्सल में क्या क्या होता था। एंड शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। पर्टिकुलर। या वो रफ़ी साहब या मन्ना डे साहब की तरह नहीं जाती जी। थी, कुछ भी गा दिया। जी एक एक चीज रिहर्सल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हर आदमी पर्टिकुलर रहता था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। वो लता जी की खासियत थी। उसमें ऐसे एक्सटेम्पोर कुछ भी करवा देना, जी ये हो सकता है कि मैं शायद अकेला आदमी ऐसा रहा हूँ या एक दो और होंगे जिन्होंने एक्सटेम्पोर करवा दिया। जी। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है जी। लता दीदी जैसे शख्सियत के साथ में इस तरीके से बेबाकी से बात करना। किशन जी, जी मुझे दरअसल समझ में नहीं आ रहा है मैं पूछूं या नहीं पूछूं, जी। पर पूछ ही लेती हूं कि हमने ऐसा सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, कि लता दीदी ने नागपुर कभी आएंगी नहीं और गाएंगी नहीं, ऐसी कोई कसम खाई थी। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं या आपने उसके बाद में प्रोग्राम उनके साथ में नहीं, किया? देखिए, मैंने भी सुना है। जी इस मामले में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा उससे संबंध नहीं है। जी लेकिन ये मैंने भी सुना था कि लता जी ने ये कहा है कि मैं नागपुर कभी नहीं जाऊंगी और कभी गाऊंगी नहीं। कुछ हादसा हुआ होगा। मैं बीच बीच में उनको टोकता रहता था। जी एक दिन मैंने उनसे कहा कि लता जी,
जो उस जमाने में लोग रहे होंगे वो तो मर गए। जी। शहर ने क्या बिगाड़ा है कि आप उससे नाराज हैं? बिल्कुल दुरुस्त। आप एक बार चल के तो देखिए नागपुर कैसा है, कितना बदल गया है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नागपुर तो देखिए। तो बोले किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा। मैंने बिल्कुल पक्का। मैं उन्हें लेके आया, एयरपोर्ट से साईं मंदिर लाया। अच्छा अच्छा अच्छा। साईं मंदिर में दर्शन कराए। अब साईं मंदिर के पुजारी वगैरह लता जी को देख के हैरान रह गए एकदम। लेकिन लता जी इमीडिएटली बाहर निकल गई। अच्छा। वो फूल वाले और नारियल वाले सब दौड़ के आने लगे लताओं के, लेकिन किसी से नहीं मिली। गाड़ी में बैठ के वापस। अच्छा। उसके बाद एक दो जगह मैं और ले गया। बाद में बाबा उत्तरवार साहब साईं मैं वही मंदिर, पूछने वाली थी साईं क्योंकि मंदिर के साईं अध्यक्ष थे। मंदिर- जी जी जी। उन्होंने मुझे कहा, यार किशन भाई, आप मुझे जानते हो, इतने अपन मित्र हैं, बिल्कुल। आप लता जी जैसी व्यक्ति को यहाँ ला रहे हो और मुझे नहीं बताया। अच्छा, उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं, मैं उनका सत्कार करता वहाँ। अच्छा। मैं भाई, लता जी साईं बाबा के दर्शन करने आई थी, बाबा उत्तरवार के दर्शन करने नहीं आए। मैंने कहा इसको बुरा मत मानो, उनकी शर्त थी कि किसी को बताना नहीं। नागपुर के किस्से में एक व्यक्ति की मुझे याद आ रही है। बोलिए। हेमचंद्र वाहने अच्छा। मेरे दोस्त थे, एक होटल के मैनेजर थे। वो लता जी के ऐसे दीवाने थे अच्छा। कि उनके पुराने पुराने रिकॉर्ड्स का ढेर हेमचंद वाहने के पास था। अच्छा। खाने को नहीं होगा लेकिन रिकॉर्ड खरीद के लाएंगे। अरे बाप रे। बिस्तर पे उनके पलंग पर वो खुद नहीं सोते थे, रुई लगा के बिस्तर बिछा के लता जी के रिकॉर्ड्स भरे रहते थे। ओह। रात के अंधेरे में अकेले बैठेंगे, रिकॉर्ड बजाएंगे, लता जी के सुनेंगे, अंधेरे कमरे में रोते रहेंगे। मुझे उनका वो गुण मालूम था। एक दिन मेरे से बोले, किशन जी, मरने से पहले एक बार लता जी को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा। लता जी से मैंने एक दिन बातचीत में कहा, मैं आपके बहुत दीवाने हैं, लेकिन एक ऐसा दीवाना है। तो मुस्कुराई, ले आओ। क्या बात है। तो मैंने कहा, आप जब समय देंगी तो उसे नागपुर से आना होगा ना। मैंने कहा हाँ। तो वो जब आ सकते हैं, सिर्फ ये देख लीजिए उस दिन मेरी रिकॉर्डिंग ना हो। मैंने हेमचंद वाहने को बोला, मैं तो कल ही आता हूँ। तो वो आ गए। मैं लता जी के यहाँ लेकर गया तो हॉल में बैठे, लता जी अंदर कमरे से आई। ये तो जमीन पर लेट गए हेमचंद वाहने, हाथ जोड़ के लता जी के पैर पकड़ लिए, रो रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया, आपको देख लिया, आपको चरण स्पर्श कर लिए, मैं धन्य हो गया। लता जी ने कहा, भाई उठो तो सही। सही। बैठिए, सोफे में बैठिए, मैं आपको चाय पिलाऊंगी। पानी मंगाया, चाय मंगाई। मैंने बताया, लता जी ऐसे ऐसे। बोला, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती इनके लिए। ये इनका प्यार मेरे लिए जो है, ये मेरे दिल में बैठा रहेगा। आप ये देखिए कि लोग जैसे कहते हैं लता जी नागपुर से नाराज रहती थी, नागपुर के ही आदमी को इतना प्यार उन्होंने दिया, सही। हेमचंद वाहने को। किशन शर्मा तो था ही। जी। ये उनकी वो कोमलता थी जो एक महिला की, एक कलाकार की, एक गायिका की होती है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और बहुत बड़ी बात है ये ऐसी बातें रहती है जो आमतौर पर पब्लिक को नहीं पता। नहीं मालूम। जी।
ऐसी भी कोई घटना हुई होगी कि जब वो बेहद ज़्यादा खुश हुई होगी आपके पास में और शाबाश दी होगी आपकी बात पर? हाँ, है? एक 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 घटना याद आती है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। एक आरोप मंगेशकर परिवार पर हमेशा लगता रहा है अच्छा। कि मंगेशकर परिवार ने और इन दोनों बहनों ने म्यूजिक फील्ड में डोमिनेंस किया हुआ है, दूसरों को आने नहीं देते। ये बात मैंने मंच पर कही, अच्छा। लोग ऐसे देख रहे थे, लता जी भी देख रही थी ये क्या कह रहा है। जी जी जी। मैंने कहा मेरा अपना विचार ये है, मैं अगर पूजनीय दीनानाथ मंगेशकर जी को संगीत का सात सुर मानूं, जो संगीत का बेस है, और माई मंगेशकर जी को, पूजनीय माई मंगेशकर जी को अगर मैं संगीत का दूसरा प्रमुख स्वर पा मान लूं, पा के बगैर कई राग बन जाते हैं, लेकिन है वो दूसरा मुख्य स्वर। अब सप्तक में बच गए रे गा मा धानी, इनमें आप बैठा दीजिए लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर खाड़ीकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर। तो जब सातों सुरों का सप्तक एक परिवार में है, तो उस परिवार का डोमिनेंस होना बहुत जरूरी है, स्वाभाविक है। लाजमी। ये सुनकर लता जी ऐसे ऐसे देखती रही और मेरी तारीफ की उन्होंने, और बोले किशन भैया हमेशा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज तो कुछ अलग ही बोल गए हैं, तो आज मैं इनका सत्कार करना चाहती हूँ। अच्छा। क्या बात। और बाद में वो मेरे से बोले ये मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आपने इतना अच्छा जवाब दे दिया। सही। तो उन्होंने सत्कार किया, वो अलग एक कहानी है, लेकिन आभारी रहा हूँ। तो हम तो चाहेंगे कि आपने तो बहुत सारी गीतों के ऊपर उन्हें चर्चा भी की और उन्हें पेश भी किया होगा, बेला के फूल से लेकर जयमाला या फिर छाया गीत में। मुझे एक बात बताइए कि आज भी आपको लता दीदी का सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? एक गीत है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। वाकई वाकई वाकई। बस वो गीत सुनवा दीजिए। लता जी क्या, सभी के लिए वो परिचय है। सही बात है, और सही कहा किशन जी ने, मेरी आवाज़ ही पहचान है। और ये आवाज़ वो आवाज़ है जो हमारी भी पहचान है, न सिर्फ हमारी, हमारे मुल्क की भी पहचान है। और इससे आगे कुछ कहने के लिए बचता ही क्या है। किसी ने कहा था कि जब तक इस कायनात में चांद और सूरज रहेंगे, ये आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। तो साथियों, इसी के साथ में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में एक और नायाब शख्सियत के अनसुने पहलुओं को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी रूह में सुरों को बचाए रखिए। नमस्कार, और फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।